गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वीडियो स्पेशली मैं क्लास 10th के लिए लेके आया हूँ। तो सबसे बड़ा जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो ये कि कुछ टॉपिक्स हैं हमारे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और हमारा लाइंस एंड एंगल मतलब ट्रायंगल की बात करें, हम ज्योमेट्री की बात करें अगर, तो इस पूरे वीडियो में एक्चुअल में आज बात करने जा रहा हूँ कि कैसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर बच्चे अपने सीबीएसई पैटर्न पे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ अदर बोर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आईसीएससी बोर्ड में कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट हैं, जो हमारा सीबीएसई का बच्चा अगर उन्हें फॉलो करता है तो अपने कुछ क्वेश्चन बहुत फास्ट तरीके से सॉल्व कर सकता है। कॉन्सेप्ट बहुत नया नहीं है जो ऐसा लगे कि बोर्ड के जस्ट 2 दिन पहले कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे हमारा टाइम बहुत बच रहा है। तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में, जिससे आपको हेल्प मिले अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और बड़ी आसानी से आप अपने आंसर्स को फाइंड कर पाए। ठीक है, फिर चलिए फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Okay. जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू इज अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्टिंग द ए बी इन पी एंड ए सी इन क्यू, तो सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो ये हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी हमें स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम अपना ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। जो इन्फॉर्मेशन दी है मेंशन कर लेते हैं, ए बी सी एंड पी क्यू, और पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ये क्या कर रहा है, जो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है उसने क्या किया, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। इक्वल पार्ट्स यानी कि वो एरिया वाइज बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी क्यू पी। इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल है, और सपोज कर लेते हैं ये ए है, तो यानी कि इसका एरिया ए यूनिट स्क्वायर हो गया, इसका एरिया ए यूनिट हो गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस ए 2 ए। अब हमें ये बात पता है कि हमारा एक थ्योरम है कि क्या कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर टाइम्स होता है। तो देखो यहाँ पे ये सिमिलर क्यों होंगे, बहुत सीधी सी बात है कि एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल क्यू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो एंगल काफी होते हैं सिमिलरिटी के लिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ से प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाई ए। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो जो होता है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, और एरिया के रेशियो साइड के स्क्वायर टाइम्स हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर ये सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल क्या, साइड के रेशियो, यानी कि हमें जो चाहिए था, हमें चाहिए बीपी एंड ए बी का रेशियो। तो पहले हम ए पी और ए बी फाइंड करते हैं, फिर बीपी और ए बी फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो ए पी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास थ्योरम है कि एरिया अगर सिमिलर है तो ये हमारे पास इस थ्योरम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी ए कितना हो गया, एरिया ऑफ ए पी क्यू हो गया ए, और एरिया ऑफ ए बी सी हो गया 2 ए। तो इस तरीके से ए पी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास किसके बराबर, 1/2। तो साइड का रेशियो में क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो साइड का रेशियो मिल गया ए पी अपॉन ए बी इक्वल, जब रूट ले लेंगे तो 1/√2। इसका मतलब ये 1 आया और ये पूरा √2 हो गया। अब देखो जब ऑब्जेक्टिव है तो दिखाने की जरूरत नहीं वो एक्स है या √2 एक्स है, तो हम ये वाली लेंथ की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, √2 - 1। तो इसका मतलब हमें पूछा गया ए पी अपॉन ए बी, तो कितना हो जाएगा, √2 - 1/√2। तो इस आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, √2 - 1/2। क्लियर हुआ? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार बोर्ड में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो। क्लियर हुआ? साइड बस सिंपल, तो थ्योरम क्या लगे हमने यहाँ पे कि जो एरिया का दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर टाइम्स होता है। और इस तरीके से आप इसमें बताए ना, मेथड की जरूरत नहीं है आपको, आंसर मायने रखता है। तो आंसर हमारा यही आ जाएगा, √2 - 1/√2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये भी ट्रायंगल का है, और यहाँ पे हमें क्या क्या रखा है, फिर से देखो, डी इज पैरेलल टू बी सी, और ए डी गिवन है 1.5, एंड साथ में दिया है 2 BD इक्वल टू 2 AD। इसका मतलब हमारे पास ये हो जाएगा 3। तो ये हमें ऑलरेडी 1:2 के रेशियो में मिल चुका है। अब हमें फाइंड करना है दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, यानी कि अगर ये इसका एरिया मैं ए ले लेता हूँ और ये क्वाड्रेटिक का एरिया बी ले लेता हूँ, तो इंडायरेक्टली हमें फाइंड करना है ए अपॉन बी। ठीक है ना? अब ए अपॉन बी डायरेक्टली तो आप फाइंड कर नहीं सकते। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि हमें पता है कि
जब सिमिलर पैरेलल लाइन होती है तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं आपस में, कौन सा, कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया के रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर टाइम्स हो जाता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ए डी अपॉन ए बी। और ये रेशियो ऑलरेडी आपको पता है कितना है, ये हमारा अगर 1 है, ये पार्ट 2 है, तो ऑब्वियसली ये 3 हो गया रेशियो के हिसाब से बात की जाए। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास जो इन दोनों का रेशियो है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, लेट सपोज कर लेते हैं, हमारे पास 9x आ जाएगा। 9 क्यों, क्योंकि ये 1/9 आ चुका है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कितना हो गया हमारे पास, x। तो क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी कितना रह जाएगा, 9x माइनस एक्स, यानी कि 8x। तो इस तरीके से जो हमें आंसर चाहिए वो कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 8x, x कैंसिल आउट है, यानी कि 1/8। तो फाइनली हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा इसका, बी पार्ट हो जाएगा और 1/8। क्लियर। तो मोस्टली क्वेश्चन इसी लॉजिक पे ही आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तरीके से अगर हम देखें अपना थर्ड क्वेश्चन जो है, ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट बहुत आता है एक्चुअल में। अब देखो इसको, जो हमारे स्कूल लेवल पे अगर मैं सीबीएसई की बात करूं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, कि जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो मैं जो पहले हम देखो डिस्टेंस जो हम करते हैं वो समझते हैं बात को सीबीएसई के पैटर्न पे। इस तरीके से समझ लो, अगर मैं कहता ये ए है, ये बी है और ये सी है, लेट सपोज, तो लेट सपोज ये कुछ इस तरीके से कोलिनियर होते तो ऑब्वियसली ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम प्रूविंग में क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले ए बी की लेंथ, फिर हम निकालते हैं बीसी की लेंथ, और फिर हम निकालते हैं एसी की लेंथ, और फिर हम ये दिखा देते हैं कि एसी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। तो ये कोलिनियर हो जाता है। तो बेसिक हमारा रिलेशन ये रहता है, और इसकी हेल्प से हम अपनी बात सॉल्व करते हैं, अपने क्वेश्चन पे जो भी पूछेंगे उस तरीके से देखते हैं। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 3 बार आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके बाद फाइनली क्वेश्चन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये सारी चीजों से बचने के लिए हम कोलिनियर के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो भी आईसीएससी बोर्ड का। सीबीएसई बोर्ड में ये चीजें नहीं बताई जाती हैं, क्योंकि हम स्टेट ऑफ लाइन यहाँ नहीं पढ़ते सीबीएसई में। लेकिन ये बहुत टफ टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अभी समझ लेते हैं। देखो, जब भी दो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होते हैं तो याद कर लो कि उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। अब बात आएगी स्लोप क्या है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि तुम लोगों को भी स्लोप के बारे में भी शायद कुछ को पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा। बस स्लोप क्या है उस पर फोकस मत करो, बस याद रखो कि जब भी कोई कोलिनियर की बात करेगा तो आपको कैसे याद रखना है ये समझ लो। जैसे हम लोग सेक्शन फॉर्मूले में x1 x2 y1 y2 लेते थे, सेम यहाँ पे मेंशन कर लो क्या, कि ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। सिमिलरली इसके लिए हम बात करेंगे, ये हमारा x1 y1 हो गया। जब हम ए बी की बात करेंगे, देखो तो इस तरीके से हम समझना बात क्या हो रहा है। तो फॉर ए बी, जब आप दो पॉइंट्स की बात करें, यानी कि आप ए बी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारा x2 ये है, y2 ये है, और x1 ये है, y1 है। तो जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा हमारे पास, स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। फिलहाल हम स्लोप ही लिख रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ m हमारा रेशियो में भी दिखा होता है, m और n। तो फिलहाल ये स्लोप है। तो ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। याद कर लीजिए, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, b माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस a। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला हटा दो, ये जरूरत अब है नहीं यहाँ पे। हम इस तरीके से बड़ी आसानी से ए बी लाइन का स्लोप बता सकते हैं, जो b अपॉन माइनस ए हो जाता है। क्लियर। अब यही प्रोसेस हम करेंगे फॉर बी सी, और यहाँ पे हमारा y2 x2 ये हो गया, और ये x1 y1 हो गया। तो वापस से ये स्लोप कितना आ जाएगा हमारे पास, फिर वही कहानी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा b माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो फाइनली आया b माइनस 1 अपॉन माइनस 1। अभी जैसा है वैसा एच डी लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अब हमने यहाँ पे दोनों स्लोप निकाल दिए बड़ी आसानी से। अब हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगा स्लोप ऑफ ए सी। क्यों, क्योंकि वो कोलिनियर है। जब भी दो लाइनें आपस में कोलिनियर होते हैं, उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, ये बस याद रखो। तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो बी अपॉन माइनस ए इक्वल बी माइनस 1 अपॉन माइनस 1 है, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाइड, माइनस बी इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए।
ये माइनस बी इधर लाते हैं, ए बी इधर आ जाता है, तो ए बी इधर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बी इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए प्लस बी। और फाइनली हम ए बी को उधर जाके डिवाइड करा देंगे। क्यों? क्योंकि आंसर में हमें 1/a 1/b चाहिए, तो 1 यहाँ रह जाएगा और ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी। सिंप्लीफाई करोगे तो बी अपॉन ए बी 1/b और बी अपॉन सॉरी ए अपॉन ए बी 1/b और बी अपॉन ए बी 1/a। तो इस तरीके से 1 आया 1/a प्लस 1/b, और आपका बड़ी आसानी से आंसर आ जाता है 1। तो ये हर कोलिनियर वाले कॉन्सेप्ट में आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, और लगाना यही है, क्योंकि मेथड मायने नहीं रखता, हमारा आंसर राइट होना जरूरी है, और इससे बहुत फास्ट आंसर मिलता है आपको। तो ये याद कर लो, स्लोप क्या है ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोनों लाइनों के लिए निकाला, इक्वल किया, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ओके, तरीके से आप देख रहे हो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि 3,2 एंड 4,k एंड 5,3 आर द कोलिनियर, तो फाइंड द के। अब यहाँ भी हम वही पिछला कॉन्सेप्ट, हम सीधे स्लोप निकालते हैं। देखो ए बी सी इस तरीके से मेंशन किया, तो फॉर ए बी तो हमारे आएगा y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 k माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3, तो इस तरीके से आ जाएगा ये k माइनस 2, क्योंकि ये तो 1 हो गया। सिमिलरली फॉर बी सी, तो इस तरीके से हम लिख देंगे k माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5। फिर से याद कर लो, ये x1 y1, ये x2 y2, और इसको x1 y1 ही लेते हैं। तो इस तरीके से ये कितना आ जाएगा, k माइनस 3 डिवाइडेड बाई -1। अब हम दोनों को बराबर कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन -1 उधर गया, तो माइनस k प्लस 2 इक्वल टू k माइनस 3। ये k इधर ले जाओ और ये इधर लेके आ जाओ, तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2k, और ये इधर आके 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा k इक्वल टू 5/2। ये आपको आंसर मिल गया, तो ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को इससे फास्ट तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको सबसे फास्ट आंसर देता है। तो मेन वही, स्लोप इक्वल करो, आपके आंसर मिल जाएंगे। स्लोप इक्वल क्यों होते हैं? क्योंकि कोलिनियर एक तरीके से पैरेलल ही होती है लाइंस, यही रीजन है इसके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, फिलहाल ये याद कर लो कि ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो ये हमेशा वैलिड है इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए, और आप आसानी से अपना आंसर बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन से अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है एक्चुअली में, और एक नॉर्मल तरीका है। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से आपको समझाते हैं, और फिर दिखाते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कितना फास्ट आंसर आता है। तो नॉर्मल क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें बताना है कि ए और बी को मिलाने वाली लाइन को एक्स एक्सेस किस रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं रफली डायग्राम देखूं तो कुछ इस तरीके से होगा कि ए बी एक लाइन आएगी हमारे पास, ए एंड बी, और एक्स एक्सेस इसको मान लिया यहाँ पे कट कर रहा है सी पॉइंट पे। और जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो एक्स कॉमा जीरो होता है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है, ये रहता है। और इसे हम हमेशा केस 2 1 ले लेते हैं, तो जो पहले लिखा है वो पहले रखोगे, और जो बाद में लिखा है वो बाद में लिखोगे। तो अब हम यहाँ लगा देते हैं अपना सेक्शन फॉर्मूला, किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वाई हमें गिवन है। तो वाई इक्वल टू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारा m1 होता है, ये m2 होता है, ये x1 y1 होता है, और ये x2 y2 होता है। वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये हमारा x y रहता है। जब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो देखो कितना आएगा, जीरो इक्वल आ जाएगा 6k, क्योंकि k इंटू 6 होगा, -3 क्योंकि 1 इंटू -3 हो गया, डिवाइडेड बाई k प्लस 1, तो ये तो उधर जाके जीरो से मल्टीप्लाइड होकर जीरो हो गया, तो 6k माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो 6k इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू 1/2। ये आपका रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा मेरा। ये प्रोसेस है पूरा, एक लेंदी प्रोसेस हो गया। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है। अगर आपका जो गिवन क्वेश्चन है उसमें बोला है कि एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट हमारा आंसर हो जाएगा, उनका रेशियो निकाल दो, और साइन अवॉइड करना है, यानी कि मॉड ऑफ y1 इज टू मॉड ऑफ y2, यही हमारा आंसर हो जाएगा जब हमारा एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा होगा उस लाइन को। तो इस तरीके से हो जाएगा मॉड ऑफ -3। मॉड क्यों? क्योंकि साइन मायने नहीं रखता है, यहाँ पे प्लस है तो भी पॉजिटिव रहेगा, प्लस है तो प्लस होता ही है, माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा वो। तो इस तरीके आ जाएगा 3:6, सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1:2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये याद रखो क्या,
कि जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस आपका डिवाइड कर रहा होगा उन दोनों लाइन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स वाई वन इज टू मॉड ऑफ वाई टू। क्लियर? तो ये आपका आंसर है। ऑर्डर ये रखना है एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, मॉड ऑफ वाई वन इज टू मॉड ऑफ वाई टू। ये सेम इसी ऑर्डर में, ये चेंज नहीं करना। पहले वाले को एक्स वन वाई वन, दूसरे वाले को एक्स टू वाई टू। तो बस इतने से ही आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपका यहाँ पे टाइम बचेगा और इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर? इसीलिए मैंने पहले नॉर्मल तरीके से किया कि भाई आंसर में कंफ्यूजन ना हो। देख लो आप, तो कंफ्यूज होने की जरूरत, बिल्कुल ये वैलिड है और इससे आंसर आते हैं। पर बात वही है, सिर्फ इस टाइप वाले क्वेश्चन में जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, ये रैंडम नहीं काम करेगा। क्लियर? जब एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कट करेगा, तो ये फोकस, ये पॉइंट्स हमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरीके से हम, जैसे अभी हमने किया एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, वैसे वाई एक्सिस, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, तो उसका आंसर होगा एक्स वन मॉड ऑफ एक्स वन इज टू मॉड ऑफ एक्स टू। तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस वन इज टू फाइव, तो फाइनली वन इज टू फाइव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, अगर कंफ्यूज हो तो देखो। ये हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये माइनस वन कॉमा माइनस फोर है, और ये फाइव कॉमा माइनस सिक्स है। और जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है, ये केस टू वन। फिर वही कहानी, तो जीरो इक्वल टू आएगा फाइव के माइनस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन, के प्लस वन जीरो से मल्टीप्लाइड होकर कैंसिल आउट, फाइव के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल वन बाई फाइव, यानी कि रेशियो वन इज टू फाइव आ गया। तो ये हमारा शॉर्टकट है। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो एक्स वन बाई वन, एक्स वन बाई टू, क्या बोल रहा हूँ यार, एक्स एक्स वन इज टू एक्स टू, और जब हमारा एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो वाई वन इज टू वाई टू हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये हमारे कुछ शॉर्टकट थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिससे हम बेसिस पे बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से अपने आंसर्स बता सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अब मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, हम डायरेक्टली अपना कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा, अभी क्या सीखा, लाइन कहाँ कट कर रही है भाई, किस, फाइंड द रेशियो, क्या एक्स एक्सिस डिवाइड करा, एक्स एक्सिस डिवाइड क्या है, इसका मतलब क्या, वाई वन इज टू वाई टू, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस थ्री इज टू सेवन। तो आंसर हो जाएगा थ्री इज टू सेवन। तो ये ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया, कुछ और नहीं, सीधा आप आंसर पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ये question है, बहुत आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि फाइव टेन थीटा इक्वल टू थ्री, तो फाइंड ये जो भी लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जो टेन थीटा होता है, यहाँ से सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू लेते हैं, तो टेन थीटा आता है थ्री अपॉन फाइव। तो अब टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा एक्चुअल में साइन और कॉस का रेशियो होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें टेन थीटा मिल गया। तो ये थ्री अपॉन फाइव। अब नॉर्मली जब हम बचपन में देखते थे, कभी भी हमें रेशियो दिया था तो हम क्या लिखते थे, उसी को एक्स के टर्म या एक अननोन के साथ लिख लेते थे, यानी कि साइन थीटा हो गया थ्री एक्स और कॉस थीटा हो गया फाइव एक्स, और डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब जब ये ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हें थ्री एक्स और फाइव एक्स लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली मान लो ये बात, क्या डायरेक्टली मान लो कि साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू फाइव, वैल्यू पुट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पर सब्जेक्टिव में वैलिड नहीं है, ये सारी ट्रिक्स हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आंसर फाइव इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू फाइव डिवाइडेड बाई फोर इंटू थ्री प्लस थ्री इंटू फाइव। फाइनल आंसर आ जाएगा फिफ्टीन माइनस, सॉरी, फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन डिवाइडेड बाई, अब नीचे कुछ भी हो जीरो ही आना है, ऊपर जीरो आ चुका है, तो भी लिख लेते हैं, ट्वेल्व इंटू फिफ्टीन, तो फाइनल आएगा जीरो अपॉन ट्वेंटी सेवन, यानी कि जीरो आपका आंसर हो जाएगा। इससे शॉर्टकट नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन का। तो ये वैलिड कब है, अब ये भी सुन लो, इसके ऊपर एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस की टर्म है, अगर साथ में कोई कांस्टेंट और भी लिखा हुआ है, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे, ऐसे लिखा होता कि फाइव साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा प्लस टू, तो ये वैलिड नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट तब नहीं लगेगा, अब ये कॉन्सेप्ट तभी लगने वाला है जब हमारे पास ओनली साइन और कॉस के टर्म है और एक्स्ट्रा कोई टर्म नहीं है, दो ही टर्म्स है, वो भी साइन और कॉस वाले। क्लियर हुई बात? तो ये कॉन्सेप्ट तभी लगना है, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। तो ये चीजें कुछ फाउंडेशन होती है हमेशा शॉर्ट ट्रिक में, तो हमें वो याद रखनी पड़ेंगी
कि ये तभी एप्लीकेबल है जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके का ये क्वेश्चन दिया है उसी टाइप का हो। और अगर नहीं है फिर तो एक बेसिक तरीका होता है जिससे हम करेंगे, फिर तो मजबूरी है कि हम क्या करते हैं, वही ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और जिससे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ से हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे और हाइपोटेनस निकाल के साइन अलग कॉस अलग और फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ सॉरी ये तो सेम क्वेश्चन आ गया। अब ये यहाँ पे लिखा है क्या कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन द टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो एक ट्रिक बता देता हूँ तुम लोगों को, क्या कि कहीं भी अगर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है ना, एक्चुअल में जानते हो ये कितना होता है, ये होता है वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। याद कर लो, बहुत अच्छा है यार, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा अगर ये तुम याद कर पाओ। बस ये याद करने का बड़ा, सॉल्व करना भी बहुत टफ नहीं है। ये होता है साइन अपॉन कॉस और ये होता है कॉस अपॉन साइन। फिर जब डिनोमिनेटर इक्वेट करते हो ना तो न्यूमिनेटर पे साइन स्क्वायर पर कॉस स्क्वायर रहता है और डिनोमिनेटर में यही रहता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाता है, तो हमें ये फाइनली आंसर मिल जाता है। अब देखो ये मिल गया। अब जो गिवन है उस पर फोकस कर लेते हैं। गिवन क्या था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू थ्री रूट थ्री। होल स्क्वायर कर दो। इस टाइप क्वेश्चन में और कोई तरीका है भी नहीं। होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलने वाला है, इधर मिल जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन हो गया, वन प्लस टू ए बी तो टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल आएगा थ्री। और ये जो वन था उसे राइट में लेके माइनस कर दो तो इस तरीके आ जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू। तो टू से टू कैंसिल आउट तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू वन। तो इस तरीके से अब वन 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 टू आंसर इज वन। क्लियर बात? ऑप्शन डी दिख नहीं रहा लेकिन आंसर वन हो गया हमारा। तो ये सिंपल सी बात है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, वहां जाके पुट कर देनी थी। अब वो इस तरीके से वन आ रही क्योंकि ये थ्री माइनस टू टू ही हो रहा है तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये वैल्यू वन आ रही है तो आंसर इज वन। तो ये ट्रिक याद कर लो। कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन पास करना। और वैसे हम बड़ी आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं, एक मिनट देखिए। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमें गिवन है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी। तो एक चीज और यहाँ पे भी एक चीज याद रखनी, क्या कि कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू इस पी का रेशियोफल यानी कि वन अपॉन पी होता है। तो कहेगा क्यों, यार ये प्रूव है ऑब्वियसली, वो बताना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन में ऊपर नीचे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो न्यूमिनेटर पे वन बचता है और फिर वो नीचे हमारा यही बचेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, तो रेशियोफल करोगे तो वन अपॉन पी आ जाता है। फिलहाल ये याद कर लो। सेम चीज यही सिचुएशन हमारे साथ सेक और टेन में भी रहता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल, अगर कोई भी नंबर ले लेते हैं, पी तो वहाँ लिया है तो मैं ए ले लेता हूँ, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास वन अपॉन ए हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। अब देखो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, टू सेक थीटा इक्वल टू पी प्लस वन अपॉन पी। फिर यहाँ पे हम डिनोमिनेटर इक्वेट कर लेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा टू कॉसेक थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी और टू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू पी। क्लियर? ये आ गया। अब हमारे दिमाग में कि ट्रायंगल, अब देखो इसमें बेस्ट तरीका वही है कि हम ना फटाक से ट्रायंगल फॉर्म कर दो। तो ये आ गया टू पी, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस वन हाइपोटेनस वन परपेंडिकुलर। अब तुम्हें ये याद कर लो क्योंकि ये सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, याद कर लो टू पी पी स्क्वायर प्लस वन एंड पी स्क्वायर माइनस वन, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरल फॉर्म है, ये शायद तुमने एट में पढ़ा भी था। दिखाता हूँ कैसे था उसमें। उसमें कुछ इस तरीके से लिखा था एम स्क्वायर माइनस वन टू एम एंड एम स्क्वायर प्लस वन, ये हमेशा पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। देखना बुक जाके मिल जाएगा तुम्हें, जब स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले टॉपिक में जाते हैं तो वहां पे ये चीज लिखी है। तो ये चीज है तो टू पी पी स्क्वायर प्लस वन एंड पी स्क्वायर माइनस वन, ये ट्रिपलेट आते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट जनरल फॉर्म में। तो अब यहाँ पे ये देखो क्या लिखा है, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है हमारा, कॉस। तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ये। अब कोई भी पूछता हम सब फाइंड कर सकते थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट है। तो बेसिक क्या था कि हमें ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
इस तरीके से हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चलिए देख लेते हैं ये भी। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, इफ बी cos थीटा इज इक्वल टू ए, तो देन cos थीटा प्लस cot थीटा। अब देखो, जब भी ये नॉर्मल क्वेश्चन है अपना फर्स्ट एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें क्या लिखा है, cos थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। पर पता नहीं बच्चे इसमें क्यों डाउट होते हैं, जब भी वेरिएबल आता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी नंबर देता तो बहुत आसान था, तो वेरिएबल भी बिल्कुल नंबर जैसे ही समझ लो, तो कुछ भी नया नहीं, क्या रेशियो दिया है तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब हमें पता है कि cos अपॉन बी, मतलब ये सॉरी, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया, ये आ गया। अब क्या चाहिए, जो भी चाहिए देख लेते हैं। कॉसेक चाहिए था, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ गया। सेम टू सेम ये क्या हो जाता है, ये भी हमारा हो जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो इस तरीके से आया बी प्लस ए अपॉन रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको सर ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, तो ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। और ये जो आ रहा है ना ऊपर, ये एक्चुअल में लिखा हुआ रूट ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी माइनस ए। देखो ये एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, रूट ऑफ बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थे जिससे आप बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चंस कर पाएंगे और शायद आपको बोर्ड के पेपर में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पेपर करना और कॉन्फिडेंट होकर करना। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिंदास जाओ, जितना रिलैक्स होगे उतना अच्छा पेपर होगा। चले फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।